हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हड़प्पा आपके कौन सी नदी के किनारे पर है? ओके, तो हड़प्पा आपके कौन सी नदी के किनारे पर है? ये है आपके रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर कहाँ पर है आपका? हस्तिनापुर है आपका रावी नदी के, सॉरी, हस्तिनापुर है आपके गंगा नदी के तट पर। ओके, गंगा नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा है आपकी कृष्णा नदी पर और पैठन है आपकी गोदावरी नदी पर। हड़प्पा कहाँ हो गया आपके रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर आपकी गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर और पैठन हो गया आपका गोदावरी नदी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके संविधान की अनुसूची दे रखी है, दूसरी सूची में उसका विषय दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी सूची में आपके किस विषय का प्रावधान है। तो चतुर्थम यानी कि आपकी जो फोर्थ अनुसूची है उसमें क्या आता है, संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर आपका आता है, चौथी अनुसूची में आती है आपकी राज्यसभा। ओके, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन आता है चौथी अनुसूची में। फर्स्ट टर्म में कौन सा आता है आपका, तो इसमें आएगा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। कौन कौन से राज्यों के आपके, असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अष्टम यानी कि आपकी आठवीं अनुसूची में क्या आता है, इसमें आता है आपका भाषाएं। और नवम यानी कि नौवीं अनुसूची में आता है आपका भूमि सुधार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। शिव किला आपका हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तर प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है और जोजिला आपका कश्मीर में है। तो जो यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका, जो सही सम्मिलित नहीं है वो है आपका लिपुलेख, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। लिपुलेख कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब हम हवाई हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है, आपके वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, या आपके स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या आपका अत्यधिक भार के कारण। तो ऐसा इसलिए होता है आपके वायुदाब में कमी होने के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में आपके कमी के कारण ऐसा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का जो गठन किया गया था वो आपके किस उद्देश्य से किया गया था। सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, सामाजिक सुरक्षा हेतु, ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु, या आपके उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। तो ये किया गया था आपके, किस लिए किया गया था,
सामाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड गठित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत की गई थी। इस फंड के गठन की घोषणा करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह फंड एक सामाजिक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराएगा जो कि कामगारों को औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली तकनीक परिवर्तनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसकी स्थापना कब हुई थी एनआरएफ की? यानी आईएनआरएफ की स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय नवीनकरण फंड की? इसकी स्थापना हुई थी आपके फरवरी 1922 में। ओके, कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी आपके फरवरी 1922 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा हेतु इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके वैदिक नदियां दे रखी हैं, दूसरी सूची में उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। तो आपके वैदिक काल में किन नदियों को किस नाम से जाना जाता था? तो कुंभा जो है, कुंभा नदी जो है उसे किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में? कुंभा का आधुनिक नाम है आपका काबुल। ओके, काबुल नदी जो है इसका प्राचीन वैदिक काल में इसका नाम था कुंभा। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है आपका? रावी। ओके, सदानीरा का क्या नाम है? सदानीरा का आधुनिक नाम है आपका गंडक और शतुद्री है आपकी सतलज। ठीक है, कुंभा, काबुल, पुरुषनी, रावी, आपकी सदानीरा गंडक, शतुद्री हो गई सतलज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत की संघात्मक व्यवस्था संघवाद जो है वो किस देश की पद्धति पर आधारित है? किस देश की पद्धति पर आधारित है संघात्मक व्यवस्था भारत की? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या आपका यूनाइटेड किंगडम? तो ये आपके ली गई है कनाडा के संविधान से। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वेम्बनाड आपके केरल से संबंधित है, लोकटक झील मेघालय में है, डल झील कश्मीर में है और पुलिकट आपकी पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका सुमेलित नहीं है, जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन बी यानी कि लोकटक झील जो है वो आपके मेघालय में स्थित नहीं है। लोकटक झील कहाँ पर है? ये है आपके मणिपुर में। ओके, लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। वेमनाथ केरल में है, डल कश्मीर में है और आपकी पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। सुना, जो आपके एक्वारेजिया का यूज करते हैं वो आपके किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो जो स्वर्णकार आपके एक्वारेजिया यूज करते हैं ना, एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं, ये आपके नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपके नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको कहते हैं। नाइट्रो हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको कहते हैं। ये नाइट्रिक अम्ल यानी कि आपके नाइट्रिक एसिड HNO3 और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनियम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकार द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा। ये आपके नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आयकर के संबंध में बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। यह एक प्रगतिशील कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, या आपका यह एक अनुपातिक कर है, या यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला कथन आपका सही है, यह एक प्रगतिशील कर है। और नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है, यह एक प्रत्यक्ष कर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों सही है आपके। कौन कौन से सही है? पहला और दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन व्यापार के संबंध में आपको बताना है। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। नेक्स्ट है, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन कौन से कथन आपके सही है? एक आपका पहला कथन भी सही है, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। और नेक्स्ट आपका सेकंड कथन भी सही है, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ओके, प्राचीन भारत में नदियां और बंदरगाह व्यापार और यातायात के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता में लोथल जैसे नदी बंदरगाह और बड़े गोदामों के प्रमाण मिले हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपको बताना कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तथ्य आपके सही हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संबंध में आपके सारे ही कथन सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं स्वयं अपने विवेक से करता है, तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि संसद को भंग नहीं कर सकता। और तो आपके तीनों ही कथन सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कपास कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपकी कपास की फसल है, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से आपके 75 मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा आपका कथन सही है? पहला कथन भी सही है, कपास जो है वो आपकी मेनली खरीफ फसल है। और नेक्स्ट सेकंड है आपका, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 यानी कि 50 to 75 सेंटीमीटर की मीडियम रेन आपकी चाहिए होती है। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता इसको होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए, एक और दो दोनों ही सही हैं। कपास मुख्यतः आपकी खरीफ मौसम की फसल है। कपास के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तापमान आपका, तापमान कितना चाहिए होता है इसको? तापमान चाहिए होता है इसको 21 डिग्री सेल्सियस से आपके 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 21 से 27 तक होता है। कपास उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कपास जो है ये आपकी उष्ण, ये आपकी उष्ण कपास, उष्ण एवं उपोषण, उष्ण एवं उपोषण कटिबंधीय कटिबंधीय फसल है। इसके उत्पादन हेतु सामान्यतः 70 से 120 मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75 की भी आपकी चल सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विटामिन जो
फलों साइट्रस, जो खट्टे फल होते हैं आम के, साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। कौन सा विटामिन होता है आपका? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या आपका विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों साइट्रस जैसे कि आपका नींबू है, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। यह जल में एक घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन सी है आपका, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है, जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन का निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आपके हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है वो होता है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है इसमें से? गरीब आदमी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य में गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना शामिल है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य में बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार शामिल है, ना कि इसको सिकोड़ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? कौन सा आपका मध्यकालीन शासक है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपके शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपकी आरंभ की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा आपका सही है? तो फर्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल आपका एक सही है, केवल दो सही है, या आपका एक और दो दोनों, या ना ही एक ना ही दो। तो यहाँ पर जो आपके कथन सही है, केवल और केवल आपका पहला कथन सही है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट आपका सेकंड कथन गलत है। भूमि की राज्य विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में आपके लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार आपके एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे में मतदान आपके गुप्त होता है। इसलिए आपका कथन एक सही है और सेकंड आपका गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है आपका? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, या आपके उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो ये आपके उष्ण रेगिस्तान प्रदेश जो होते हैं, इन्हें ही बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को
शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे बड़े शिकारों की भूमि? क्योंकि पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों हजारों बड़े जानवर हैं उनका उन्हें शिकार के द्वारा मारा जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सी नहीं, सी आपका गलत था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं बड़े शिकारों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल में हमारे लाल प्रकाश यूज होता है, ऐसा क्यों होता है आपका? इसकी तरंग-दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, या आपका नेक्स्ट है यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, या उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो जो आपके ट्रैफिक सिग्नल है उसमें लाल रंग इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इसके तरंग-दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। लाल रंग का तरंग-दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है तरंग-दैर्ध्य? सबसे कम होता है आपका बैंगनी रंग का। ओके, बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्ण तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णत होता है और यह दूर से आपके सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स में आपके रेड कलर मोस्टली यूज होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी किससे संबंधित है? योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में। तो किससे संबंधित होती है आपकी ये? तो ये संबंधित है आपके पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। ओके, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी? आपकी 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानोत्तर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से आपके संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में आपके बंगाल विभाजन हुआ। 1909 में आपके मोर्ले मिंटो सुधार आया। और नेक्स्ट है आपका 1930 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि असहयोग आंदोलन आपके 1930 में नहीं आया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपकी 1 अगस्त 1920 को। ओके, 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चोरी चोरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित हुआ। ये स्थगित कब हुआ था आपके? और ये आपके स्थगित कब हुआ था? ये स्थगित हुआ था आपके 1922 में। चोरी चोरा जो आपकी चोरी चोरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 1930 में क्या हुआ था आपके? 1930 में प्रारंभ हुआ था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपके 1930 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है आपके? तो कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या आपकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या आपके सचिव विधि मंत्रालय, या आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी होता है और अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। इन्हें 76(3) के अनुसार सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आपके भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो बताना है आपको लैटराइट मिट्टी के कथन संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट है हमारा, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल आपका पहला कथन सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान वाले क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण होने वाली निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप होता है। इस मृदा की उर्वरता कम होती है। इसमें नाइट्रोजन और आपके चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम जो होते हैं इनकी कमी नहीं होती, ये आपकी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल आपका पहला ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है इनमें? आपका एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, या आपका लैक्टिक अम्ल है, या आपका टार्ट्रिक अम्ल है? तो ये है आपका टार्ट्रिक अम्ल। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपका टार्ट्रिक अम्ल अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या होती है? बैंक के कार्यों को बैंक द्वारा आउटसोर्स कराना। नेक्स्ट हमारा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। नेक्स्ट है, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधि कराना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामान्य अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है? आपके कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और आपके के.एम. मुंशी को नमक कानून जो था उसको तोड़ने पर सजा दी गई थी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर आपका सही है केवल दूसरा कथन, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके आपके यरवदा जेल भेज दिया गया। इस प्रकार आपका कथन एक असत्य है। सजा नहीं दी गई, सजा उन्हें दी गई थी और उनको यरवदा जेल में भेज दिया गया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल में भेज दिया गया। तो जबकि नमक कानून तोड़ने पर आपके ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा एम.के. मुंशी को भी सजा दी गई थी। तो दूसरा कथन आपका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे
तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले निचले न्यायालय के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। नेक्स्ट है हमारा निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। नेक्स्ट है कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक कि वह संविधान का उल्लंघन करता हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पार्क दिए गए हैं जिनको उनके कालक्रम अनुसार आपको लगाना है। साइलेंट वैली है आपका, जिम कॉर्बेट है, और उसके बाद है आपका कांजीरंगा, और फिर है आपका कान्हा। तो सबसे पहले आपका जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी, ठीक है। जिम कॉर्बेट के बाद आपका जिम कॉर्बेट के बाद आपके कान्हा की स्थापना हुई थी, उसके बाद आपकी कांजीरंगा की, और उसके बाद आपकी साइलेंट वैली की। ओके, तो आपकी सॉरी, जो आपका जिम कॉर्बेट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 1936 में। कान्हा की स्थापना कब हुई थी? कान्हा राष्ट्रीय पार्क है आपका, इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ओके, 1955 में। कांजीरंगा की 1974 में, और साइलेंट वैली की 1984 यानी कि 1984 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से साकित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये गुण आपके किसके हैं? ये गुण विशिष्ट हैं, किसके हैं? यकृत के, प्लीहा के, अग्नाशय के, या आपके लार ग्रंथि के। ये आपका स्त्रावित होता है, ये आपका है स्त्रावित होता है। ओके, तो ये गुण किसके हैं आपके? ये गुण है आपके अग्नाशय के। ओके, यानी कि आपके स्टोमक के। ओके, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय यानी कि आपके पैनक्रियास के। ओके, तो ये गुण किसके? आपके पैनक्रियास, अग्नाशय के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? तो किस किस का उपयोग किया जाता है इनमें? HDI में आपके आय स्तर, शिक्षा, या आपकी पर्यावरण की स्थिति, या आपकी संभावित जीवन अवधि या आयु। तो यहाँ पर आपकी पहला यानी कि आय स्तर का यूज होता है, शिक्षा का भी प्रयोग किया जाता है, और संभावित जीवन अवधि या आयु का भी उपयोग किया जाता है। मानव विकास का तात्पर्य केवल अर्थव्यवस्था की समृद्धि के बजाय मानव जीवन की समृद्धि का विस्तार करना है। मानव विकास सूचकांक में आय स्तर, शिक्षा तथा संभावित जीवन अवधि या आयु को शामिल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लाइक जरूर करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर जरूर बताना कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।